नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस क्रैश कोर्स का ये 94th और इंडियन पॉलिटी का ये मेरा 12th लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा राज्य की कार्यपालिका के बारे में। तो इसके तहत हम पढ़ेंगे राज्यपाल को, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री को, साथ ही साथ हम राज्य के महाधिवक्ता को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस क्रैश कोर्स का ये 94वां लेक्चर है और इसमें कुल 151 लेक्चर्स हैं इस क्रैश कोर्स में, यानी कि 151 लेक्चर्स के माध्यम से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस को, यानी ए से लेके जेड तक जितना सिलेबस है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का, वो हम लोग एक क्रम से सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आप लोगों को रिवाइज करा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग एक क्रम से सभी लेक्चर्स को देखते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये आपके प्रीलिम्स के वास्तविक परीक्षा में बेहद उपयोगी होने वाला है। और निश्चित रूप से जब परीक्षा दे करके आप आएंगे और आपने सभी लेक्चर्स को एक क्रम से देखा होगा तो आपको यह स्पष्ट समझ में आएगा कि ये जो पूरा क्रैश कोर्स है वो आपके लिए कितना अधिक हेल्पफुल रहा। तो इसलिए सभी लेक्चर्स को आप लोग एक क्रम से देखते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी से लेक्चर्स आगे बढ़ रहे हैं और 151 में से 94वां लेक्चर ये आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए कितनी तेजी से गाड़ी आगे बढ़ रही है। इसी तरीके से आपको भी बहुत फास्ट अपनी गाड़ी को लेकर के आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ मेरा ये प्रयास आपको जैसा भी लगे, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको के मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इतनी बात हो गई, अब सीधे हम लेक्चर पे बढ़ते हैं। लेकिन लेक्चर को प्रारंभ करें उससे पहले आप लोगों के साथ मैं एक जरूरी सूचना साझा करना चाहूंगा कि ARO प्रीलिम्स के लिए हम लोगों ने एक वीडियो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम बनाया है। जिस वीडियो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में आपको डेली कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं जिन्हें आपको पढ़ना होता है, फिर शाम को उन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होता है और अपनी प्रगति की जांच आप स्वयं से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके कर सकते हैं कि आपने कितने ठीक प्रकार से पढ़ाई की है। उसके बाद उन क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन, यानी वीडियो के माध्यम से उसको सॉल्व कराया जाता है, साथ ही साथ पीडीएफ के माध्यम से भी उसके सॉल्व को दिया जाता है आप लोगों को। और इस तरीके से कुल 7000 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो टेस्ट सीरीज में कवर करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद सहायक होने वाला है। तो इस वीडियो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपको लिखना है वीडियो टेस्ट और इसको भेजना है 9506742546 या 6307-495 और 944 पर हमें व्हाट्सएप कर देना है। इस वीडियो टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपके साथ साझा कर दी जाएगी, तो आप जो है ये व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कोर्स की। अब सीधे हम आएंगे लेक्चर पे और आज के लेक्चर को हम प्रारंभ करेंगे। तो हमें बात करनी है राज्य की कार्यपालिका की, ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार से संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ की शासन व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसमें संघ की एग्जीक्यूटिव तो द यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की विधायिका तो यूनियन लेजिस्लेचर, इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई है संघीय शासन व्यवस्था के तहत, ठीक है। और भारत के महानियंत्रक और लेखा परीक्षक की भी बात की गई है। ठीक उसी तरीके से संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक राज्यों की शासन व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो राज्य की कार्यपालिका तो द स्टेट एग्जीक्यूटिव, इसके बाद राज्य की विधायिका तो द स्टेट लेजिस्लेचर, इसके अलावा हाई कोर्ट, इसके अलावा सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय जिनको कहते हैं, उनके बारे में प्रावधान किया गया है। लेकिन इस लेक्चर में हम केवल डिस्कस करेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में, जिसका उल्लेख किया गया है
संविधान के अनुच्छेद 153 से 167 तक, ठीक है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 152 है, असल में ये राज्य की परिभाषा बताता है कि राज्य की क्या परिभाषा होगी, और इसमें यह बताया गया है कि राज्य की परिभाषा में जम्मू कश्मीर राज्य नहीं आएगा। हालांकि अब तो हम जानते हैं कि जो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया गया था उसको हटा दिया गया है, लेकिन इसमें राज्य की परिभाषा, तो अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है, और उसी परिभाषा में यह लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर इस राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो हमारा जो प्रॉपर अनुच्छेद प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है 153 से लेकर और 167 तक राज्य की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि केंद्रीय कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका किससे मिलकर बनती है, तो ठीक उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका किससे मिलकर बनती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि राज्य की कार्यपालिका में होते हैं राज्यपाल, उस राज्य के मंत्री परिषद जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है, तो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, और साथ ही महाधिवक्ता से मिलकर के ये बनती है संघ में। इसी महाधिवक्ता को हम महान्यायवादी कहते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका किससे मिलकर बनती है, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद और महाधिवक्ता से मिलकर के ये बनती है। अब देखिए, जो राज्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं संविधान में, वो सारे प्रावधान एक प्रकार से संघ की कार्यशैली का अनुसरण करते हुए हमें वो दिखते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि संघ में शासन की कौन सी व्यवस्था है, तो संघ में शासन की संसदीय शासन व्यवस्था है संघ में, ठीक है। तो उसी प्रकार से राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें एक तो होता है संवैधानिक प्रमुख, तो जैसे संघ में कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति, और दूसरा होता है सरकार का प्रमुख जो कि संघ में है प्रधानमंत्री। तो हमने बताया कि संसदीय शासन वाले देशों में दो हमको व्यक्ति दिखते हैं, एक तो हमें दिखता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, तो दो कार्यकारी दिखते हैं, एग्जीक्यूटिव हमें दो दिखते हैं, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है जो कि संघ में भारत का राष्ट्रपति है, उसी तरीके से एक रियल एग्जीक्यूटिव है, यानी जो कार्यकारी है वो रियल है, वास्तविक कार्यकारी है वो प्रधानमंत्री है। तो उसी प्रकार से राज्यों में भी हमें दो पदाधिकारी देखते हैं, एक तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव दिखता है, तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है राज्यों में, राज्यपाल, और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है राज्यों में, तो हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद क्या है, वो रियल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो क्या लिखा है, संघ के समान, जैसे संघ में होता है उसी तरह राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें एक संवैधानिक प्रमुख है और मंत्री परिषद होती है जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्री परिषद केंद्र में किसके प्रति उत्तरदायी है, तो मंत्री परिषद केंद्र में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और जब तक लोकसभा में विश्वास है मंत्री परिषद का, तभी तक मंत्री परिषद का अस्तित्व है। जैसे ही लोकसभा में मंत्री परिषद का बहुमत समाप्त हुआ, मंत्री परिषद समाप्त हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से राज्य के कार्यपालिका या मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि उनका बहुमत विधानसभा में है। भारत के 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, यानी वहां बाई कैमरल हाउस है, जैसे केंद्र में है राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरह से भारत में 6 ऐसे स्टेट्स हैं। कमेंट में बताइए कौन कौन है वो। तो 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां विधायिका के 2 हाउसेस हमें देखते हैं, लेजिस्लेचर के 2 हाउस हैं। तो एक जिसको हम कहते हैं विधान परिषद और एक विधानसभा। तो विधानसभा हर जगह है, विधान परिषद केवल 6 जगह है। तो ऐसे में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आप कहेंगे कि विधानसभा के, विधान परिषद के नहीं, विधानसभा के। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब एक बार हम देख लें कि राज्य की कार्यपालिका से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, यानी हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमने बताया आपको अनुच्छेद 152 में क्या लिखा है, तो उसको हम नहीं लेते हैं, लेकिन शुरुआत 152 से ही होती है। तो अनुच्छेद 153 ये बताता है
कि राज्यों में एक राज्यपाल होंगे, तो राज्यपाल के पद का प्रावधान करता है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्यों में राज्यपाल होंगे, जो अनुच्छेद 153 कह रहा है, तो अनुच्छेद 154 कह रहा है कि उन्हीं राज्यपाल महोदय के हाथ में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। अनुच्छेद 155 बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, तो इनकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया होगी। अनुच्छेद 156 ये बताता है कि राज्यपाल की पदावधि कितनी होगी, कितने वर्ष तक इनका ऑफिस होगा। अनुच्छेद 157 बताता है कि राज्यपाल हेतु क्या अर्हताएं होनी चाहिए, तो क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 158 बताता है कि राज्यपाल के पद हेतु क्या शर्तें हैं, यानी क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ जो की जाती है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कैसे होगा, इसके बारे में है। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की जो राज्यपाल की शक्ति है उसके बारे में है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इसके बारे में है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह और सहयोग देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी, तो संविधान में लिखा है अधीनस्थ अधिकारी, तो वही है मंत्री परिषद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के विषय में अन्य प्रावधान, और अनुच्छेद 165 में बात की गई है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में, और अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्य काल का संचालन, और एक अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का जो कर्तव्य है उसके बारे में है। ठीक है, तो ये डिटेलिंग हो गई। चलिए अब एक क्रम से एक एक अनुच्छेद को पकड़ करके हम प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि संघ में जिस प्रकार से राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और शासन का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल है। तो राज्य का प्रथम नागरिक भी राज्यपाल है, तो राज्यपाल राज्यों का प्रमुख है, तो राज्यपाल राज्य का प्रमुख और शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री है। जैसा कि हमने बार बार ये डिस्कस किया कि भाई एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, एक रियल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो अनुच्छेद 153 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो अनुच्छेद 153 ही राज्यपाल के पद का निर्माण कर रहा है। तो अनुच्छेद 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो पहले यहां पर ध्यान से समझ लीजिए, मूल जो संविधान था उसमें यही लिखा था अनुच्छेद 153 में कि भैया प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन नेहरू जी की सरकार ने संविधान में 7वां संशोधन किया 1956 में, और इसमें यह जोड़ दिया कि परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो मूल संविधान में एक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान था, लेकिन नेहरू जी की सरकार ने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से यह कर दिया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो आप कहेंगे कि 100% बनाया जा सकता है। यह भी पूछा जा सकता है कि जब एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो फिर उसका जो वेतन भत्ता है वो किस पर भारित होगा, तो आप कहेंगे कि दोनों राज्यों पर वो भारित होता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति उसके बारे में निर्णय करते हैं। ठीक है, तो परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान स्पष्ट लिखा है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया है। अब अनुच्छेद 154 सब क्लाज 1 क्या कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। तो राज्य की कार्यपालिका, राज्य की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, किसमें निहित होगी, वो राज्यपाल में निहित होगी। तो उसी तरह से जैसे राष्ट्रपति में निहित है, तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के हेड ही हैं ये, लेकिन इसका प्रयोग जो कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है, इसका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। तो निश्चित रूप से उसका अर्थ यही है कि मंत्रिपरिषद के
हिसाब से उसका ये करेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 155 क्या कहता है कि अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। तो अब ये बड़ा आसान हो गया, लेकिन संविधान सभा में इसको भी लेकर के बहुत डिबेट हुई। जिस तरह से भारत के राष्ट्रपति के पद को लेकर के बहुत डिबेट हुई कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होना चाहिए, उसी तरीके से संविधान सभा में इस विषय पर भी बहुत डिबेट हुई कि राज्यपाल का चुनाव किस प्रकार से होना चाहिए। तो बहुत सारे सदस्य संविधान सभा में इस मत को धारित किए हुए थे कि राज्यपाल चूंकि इतना महत्वपूर्ण अधिकारी है कि वो राज्य विधान मंडल का क्या है, अंग है, तब तक कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है राज्यों में जब तक कि राज्यपाल उस पर सिग्नेचर न कर दे। और जो विधानमंडल है उसका प्रमुख अंग है राज्यपाल। तो विधान परिषद जिन राज्यों में विधानसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद है वो और राज्यपाल से मिलकर के विधायिका का गठन होता है, राज्यों में विधानमंडल का गठन होता है। और कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राज्यपाल उस पर अपना सिग्नेचर न करे। कोई भी राज्य में निर्णय और कोई भी राज्य में आदेश राज्यपाल के नाम से ही जारी किया जा सकता है। तो कोई इतना महत्वपूर्ण पद है तो उस पद पर तो उसी व्यक्ति को बिठाना चाहिए या उस पद पर चुनाव इसी तरह से होना चाहिए कि उसमें उस राज्य की जनता की भी सहभागिता हो, तो जनता से चुनाव करा लिया जाए। तो ठीक वही राष्ट्रपति वाला तर्क आया कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, अगर राज्यपाल जनता से चुन करके आएगा तो वो मुख्यमंत्री के साथ कहां साम्य रख पाएगा। वो तो कहेगा ना कि भैया अब जनता ने मुझे सीधे सीधे क्या किया है, वोट दे करके चुना हुआ है, और संविधान में तो हर जगह मेरी ही माला जपी गई है, तुम्हारा तो कहीं नाम ही नहीं है, तो भैया हम ही को शासन करने दो। एक विषय ये। दूसरा ये कि इसका मतलब होगा कि एक और चुनाव, तो चुनाव का खर्च भी होगा। और सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि राज्यपाल अगर जनता से चुन कर आएगा, मुख्यमंत्री अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आ रहा है, राज्यपाल क्या हो रहा है, डायरेक्ट चुन करके आ रहा है, तो मुख्यमंत्री को अपने आगे क्या समझेगा। तो एक तो बात ये। दूसरी बात ये कि भाई एक और चुनाव। तीसरी बात तब यह कहा गया कि जब डायरेक्ट चुनने की स्थिति नहीं है तो कोई ऐसा प्रावधान किया जाए कि राज्यपाल के चुनाव में उस राज्य के विधानमंडल का मत शामिल हो, यानी विधानमंडल से हम राज्यपाल का चुनाव कर लें या कुछ इस तरह की व्यवस्था कर लें। तो कहते हैं कि नेहरू जी और डॉक्टर अंबेडकर ये स्पष्ट थे कि नहीं भैया, एक तो हम बार बार अंबेडकर जी ने ये बोला है कि भाई हम कोई क्लासिकल संघीय व्यवस्था नहीं बना रहे हैं भारत में, हमने राज्यों का निर्माण केवल इसीलिए किया है कि शासन व्यवस्था सही प्रकार से चले। तो डॉक्टर अंबेडकर भी समझ रहे थे और जो है जवाहरलाल नेहरू भी ये समझ रहे थे कि हमको राज्यों को थोड़ी कम शक्ति देनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि भारत का संविधान क्या है, अर्ध संघीय, पूरा संघीय नहीं है, केंद्राभिमुख संविधान है, यानी संविधान केंद्र की तरफ झुका हुआ है। तो यहां पे कहा गया कि नहीं भैया, न तो उस राज्य की जनता से, न तो उस राज्य के विधानमंडल से, किसी से हमको राज्यपाल का चुनाव नहीं कराना है, बल्कि हम सीधा और सिंपल ये कहेंगे कि भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। तो ये प्रावधान संविधान में अगर हम देखें, इस पर विवाद भी उठता है, ये प्रावधान आप समझिए सही है कि मतलब किसी राज्य के विधानमंडल का कोई व्यक्ति अंग है, किसी राज्य के कार्यपालिका का कोई व्यक्ति प्रमुख है, भले नाम मात्र का ही है, लेकिन उस व्यक्ति की नियुक्ति में उस राज्य विधानमंडल का कोई मत नहीं है, बल्कि सीधे भारत का राष्ट्रपति उसको जो है उसके पद पर बिठा देता है कि जाओ फलाने राज्य के तुम राज्यपाल हुए। लेकिन ये स्पष्ट रूप से संविधान निर्माताओं के मन में था कि नहीं भैया, हमको केंद्र को बहुत मजबूत रखना है, राज्यों को कम से कम शक्तियां देनी चाहिए। तो हम जब देखते हैं ना कि भारत का संविधान, गैर संघीय लक्षण भारत के संविधान में क्या क्या है, तो हम ये भी कहते हैं कि राज्यपाल का पद है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऐसे तमाम चीजों को हमने देखा था। ठीक है, तो ये बात हुई
कि अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। सीधा सीधा भैया, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो अगर आपको याद होगा तो ये कितना सिंपल है, आप याद कर लेंगे। भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करेंगे। नहीं तो आप देखें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, इन सबको हमने कितना देर लगा के पढ़ा था, तो यहां ये नहीं करना होगा। अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा? तो 5 वर्ष होगा। कितना होगा? 5 वर्ष होगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष होगा? 5 वर्ष होगा। लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका मतलब है इन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राज्यपाल। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति इसे जब चाहे तब हटा सकते हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकते हैं, लेकिन अगर हटाते नहीं हैं तो एक कार्यकाल राज्यपाल का 5 साल का होता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए 2 योग्यताएं आवश्यक हैं। कौन कौन सी 2 योग्यताएं होनी चाहिए? तो वो भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल बनने जा रहा है वो भारत का नागरिक हो, और दूसरा उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। तो 35 वर्ष से अधिक आयु है तभी कोई राज्यपाल बन सकता है किसी राज्य का। ठीक है। अब अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद हेतु 2 शर्तें बताता है। क्या क्या शर्त है? पहला कि वह किसी लाभ के पद पर न हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर न हो, और दूसरा संसद और विधानसभा का सदस्य न हो। तो ये 2 शर्तें हैं और ये 2 योग्यताएं इससे पहले। ठीक है। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि राज्यपाल की शपथ का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आप कहेंगे अनुच्छेद 159 में किया गया है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी उस राज्य के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो गवर्नर को शपथ दिलाने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक है। अब जो है राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं उनको जो है हम एक क्रम से देखेंगे। तो पहले कार्यकारी शक्तियां, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है राज्यपाल की वो देखिए। तो राज्य सरकार के समस्त कार्य और औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं। तो मैंने कहा कि राज्य में कोई निर्णय होगा, राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश जारी किया जाएगा तो वो किसके नाम से दिया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति, उस राज्य के राज्यपाल के नाम से दिया जाता है, और संघ में ये राष्ट्रपति के नाम से जारी किया जाता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 164 सब क्लाज 1 क्या कहता है? यह कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। तो अब यह समझ लीजिए स्पष्ट रूप से कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो आपसे स्पष्ट रूप से पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आप कहेंगे राज्यपाल। लेकिन मुख्यमंत्री की जो है उस व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बना सकते हैं जो सड़क पे जा रहा हो, बल्कि जिस पार्टी का बहुमत होता है विधानसभा में, उसी बहुमत दल के नेता को ही राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि कभी जब बहुमत नहीं मिलता है तो इनके पास विवेकीय शक्तियां हो जाती, किसी एक दल को बहुमत न मिले तो उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है। अब देखिए, तो राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। यहां पे एक चीज और जान लीजिए, राज्यों की जो राज्य विश्वविद्यालय हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जो चांसलर होते हैं वो उस राज्य के राज्यपाल होते हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी किसी विशेष तरीके से ना बनी हो, जैसे बीएचयू है, और जो केंद्रीय यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां के जो चांसलर होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जिसकी अपवाद है, जैसे बीएचयू है तो एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी, लेकिन वहां के चांसलर वहां के
भारत के राष्ट्रपति नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो कुलपति मतलब वाइस चांसलर, और राज्य विश्वविद्यालय जो होते हैं उसका कुलाधिपति यानी चांसलर कौन होता है? राज्यपाल स्वयं होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इस प्रश्न को इसलिए भी पूछा जाता है कि इसमें एक ट्रिक है। हमने क्या देखा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की शक्ति राज्यपाल को के पास नहीं है। वो शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। तो आपसे जब ये पूछा जाएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, फिर दूसरा सेंटेंस आएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाने की अधिकारिता राज्यपाल के पास है, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये सेकंड वाला गलत हो गया। किसके पास अधिकारिता है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, इसके अलावा राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर वह अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में, उसके लिए सिफारिश करता है, और राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का शासन करता है। यानी जब राष्ट्रपति शासन प्रवृत्त होता है राज्यों में, तो उस राज्य का राज्यपाल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव से रियल एग्जीक्यूटिव में परिवर्तित हो जाता है। तो वो नाम मात्र के कार्यकारी से वास्तविक कार्यकारी हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब विधायी शक्तियों को हम देखें तो राज्य विधानमंडल का अभिन्न हिस्सा होता है राज्यपाल, जिसकी हमने चर्चा की। विधानमंडल से पारित कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता है जब तक कि राज्यपाल उस पर अपना हस्ताक्षर न करे, इसकी बात हमने की। इसके अलावा राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करने, बुलाने, सत्रावसान करने, सत्र को समाप्त करने और उसे विघटित करने की शक्ति रखता है। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल विधान परिषद वाले राज्यों में, तो कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों में विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6। हम जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति भी 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के आधार पर। उसी तरीके से राज्यपाल भी जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों में विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के आधार पर मनोनीत करते हैं। और अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं, और इस अध्यादेश ऑर्डिनेंस की जो वैलिडिटी होती है वो ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से विधानसभा में कानून बनता है। तो अनुच्छेद 213 आपसे पूछा जाएगा किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और ये अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने से 6 सप्ताह के पश्चात लागू नहीं होता है। 6 सप्ताह के पश्चात लागू नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, तो देखिए धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्वानुमति के बाद ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो यही व्यवस्था संघ में है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही लोकसभा में प्रस्तावित होता है। ठीक यही विषय राज्यपाल से भी जुड़ा हुआ है कि धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा राज्य की आकस्मिक निधि है जो कंटीजेंसी फंड है, उस पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। और राज्यपाल वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण, राज्यपाल पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने हेतु प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो आप कहेंगे कि राज्यपाल महोदय करते हैं। अब न्यायिक शक्तियों की हम बात करेंगे जो राज्यपाल को मिली हुई है, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण विषय को आप समझ लीजिए। देखिए, भारत के राष्ट्रपति और
राज्यों के राज्यपाल की शक्तियों को हम देखेंगे तो ये हमें सिमिलर प्रतीत होंगी, लेकिन कुछ विषयों को छोड़ करके। तो पहला, तो जो राजनयिक शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति के पास, जो सैन्य शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति के पास, जो इमरजेंसी आपातकालीन शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति के पास, इन सबको हम छोड़ दें तो राज्यपाल की शक्ति और भारत के राष्ट्रपति की शक्ति हमें सिमिलर दिखती है। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति संघ में और राज्यपाल की शक्ति राज्यों में हमें सिमिलर दिखती है। लेकिन न्यायिक शक्ति को जब हम देखते हैं तो भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति और राज्यों के राज्यपाल की न्यायिक शक्ति में हमें भिन्नता दिखती है। इसमें भी भिन्नता दिखती है। वो क्या है? तो राज्यपाल को राज्य सूची से संबंधित विषयों पर क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, तो भारत के राष्ट्रपति को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। लेकिन राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकते हैं, दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड को क्षमा यानी पूर्ण माफी नहीं कर सकते हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं वही राज्यपाल भी कर सकते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी पूर्ण माफी यानी क्षमा कर सकते हैं। तो क्षमा दान की जो राष्ट्रपति की शक्ति हमने देखा ना, परिहार है, प्रविलंब है, लघुकरण है, सब बहुत प्रकार है, लेकिन उसमें सबसे पहला प्रकार है कि क्षमा कर देना यानी पूर्ण माफी, यानी कि जैसे अपराध किया ही न गया हो यानी निर्दोष वाली स्थिति, यह राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। बाकी सब कर सकते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि ये मृत्यु दंड को पूर्ण क्षमा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है? सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति इसके दायरे से बाहर है। तो जो सैन्य न्यायालय से दंडित व्यक्ति हैं उनके मामले में भी राज्यपाल कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अगला, राज्यपाल उच्च न्यायालय की सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति करते हैं। तो एक न्यायिक शक्ति इनके पास यही है कि हाई कोर्ट की सलाह पर जिला जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति ये करते हैं। ठीक है। अब जो है राज्यपाल की विवेकीय शक्तियों को हम डिस्कस करेंगे। तो विवेकीय शक्तियों में हम देखें तो बहुत सारी विवेकीय शक्तियां, यानी यहां पर हम राष्ट्रपति और भारत के राज्यपाल की तुलना करें तो भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल की हम तुलना करें तो राज्यों के राज्यपाल के पास विवेकीय शक्तियां बहुत अधिक हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। तो अनुच्छेद 163(1) के तहत राज्यपाल को कुछ विवेकीय शक्तियां प्राप्त हैं, जिसका प्रयोग वह बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के करता है। स्पष्ट लिखा है, बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के करता है। तो अनुच्छेद 163(2) के अनुसार राज्यपाल द्वारा अपनी विवेकीय शक्ति के अधीन किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। तो जो भी निर्णय लिया विवेकीय शक्ति के अनुसार राज्यों के राज्यपालों ने लिया, उसे इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है कि उसे यानी राज्यपाल को यह कार्य स्वविवेकानुसार करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ठीक है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है और राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है कि अब जो है जो राज्य की शासन व्यवस्था है वो संविधान के प्रारूप के अनुसार नहीं चलाई जा रही, इसलिए राष्ट्रपति महोदय यहां पर सीधे राष्ट्रपति शासन लगाइए और सरकार को बर्खास्त करिए। ठीक है। इसके अलावा जब चुनावों में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चयनित कर सकता है। अब देखिए, राज्यपाल को विवेकीय शक्तियां अधिक मिली हुई हैं राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति महोदय को तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये कर दिया गया कि भैया अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक आपके पास जाएगा दोनों सदनों से पारित होकर, तो आपको चुपचाप आंख पर पट्टी बांधना है और साइन कर देना है। लेकिन राज्यपाल के साथ ऐसा नहीं। राज्यपाल किसी विधेयक को क्या कर सकता है? अगर राज्य विधानमंडल से कोई विधेयक पारित होकर राज्यपाल महोदय के पास आया तो राज्यपाल उसको अपना समर्थन दे सकता है, समर्थन रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए उस विधेयक को लौटा सकता है विधानमंडल को,
और चौथी चीज, उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है कि भैया अब इसको तो भारत के राष्ट्रपति देखेंगे, अब वो देखेंगे तो वही बताएंगे, तब तक राज्य विधानमंडल बैठी रहे। इसके अलावा मान लीजिए किसी दल को पूर्ण बहुमत मिल गया, तब तो ठीक ठीक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि जिसमें कि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो नियम यही कहता है कि जो सबसे अधिक जिस पार्टी के पास विधायक हैं उसको बुलाया जाए, पहले निमंत्रण दिया जाए सरकार बनाने के लिए। तो कभी कभी स्थिति ये होती है कि ए सबसे बड़ी पार्टी है, अगर उसको पहले बुलाया जाएगा तो कुछ निर्दलीय और कुछ छोटे दलों को मिला करके वो सरकार बना लेगा। नियम भी यही कहता है कि सबसे बड़े दल को बुलाना चाहिए। लेकिन अब चूंकि ये विवेकीय शक्ति है राज्यपाल की, तो राज्यपाल ये समझ सकता है कि हम ए को बुलाएंगे तो ए निर्दलियों को नहीं पकड़ पाएगा, छोटे दलों को नहीं पकड़ पाएगा, अपना तर्क है उसका, नहीं पकड़ पाएगा तो ये सरकार नहीं बना पाएगा, ये झूठ मूठ का 10-15 दिन का समय जाया करेगा। तो ये क्या करेगा कि बी को पहले बुला लेगा, तो बी और सी एक विचारधारा की पार्टी हैं, तो यह स्पष्ट है कि अगर उनको निमंत्रण मिलेगा सरकार बनाने के लिए तो तुरंत बी और सी मिल जाएंगे और तुरंत अन्य निर्दलियों को मिलाकर के वो सरकार बना लेंगे। तो अब विषय में यह समझाना चाहता हूं कि राज्यपाल के एक कॉल पे ए भी सरकार बना सकता है। अगर ए को पहले राज्यपाल बुला दे तो ए भी सरकार बना सकता है, या बी और सी में से किसी को निमंत्रण दे दे राज्यपाल तो वो बी सी भी सरकार बना सकते हैं, अन्य निर्दलियों को लेकर के, छोटे दलों को लेकर के। अब यहां पे राज्यपाल की भूमिका मजबूत हो जाती है कि राज्यपाल किसको बुलाता है। अब राज्यपाल ये कह सकता है कि भाई ए तो बड़े दल हैं, लेकिन हमको पता है कि ये समर्थन नहीं जुटा पाएंगे, इनके जो छोटी पार्टियां हैं जो जीती हैं वो सब इनके विचारधारा के विरुद्ध हैं, इनको समर्थन ही नहीं देंगे, तो वो तर्क दे सकता है। इसीलिए हमने बी को बुलाया। हम जानते थे कि बी और सी एक ही तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं, दोनों हाथ मिला लेंगी सत्ता के लिए, तो हमने उनको बुलाया। तो ये स्थिति। इसके अलावा राज्यपाल चूंकि केंद्र से नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल को लेकर के, राज्यपाल जो पद है इसको लेकर के बहुत विवाद है, क्योंकि राज्यपाल केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो जो जिसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा अंतिम वफादारी उसकी उसी के साथ है। और अगर स्थिति ये होती है कि मान लीजिए केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो यानी राज्य में अलग सरकार, केंद्र में अलग सरकार, दो विरोधी पार्टियों की सरकारें, केंद्र में कांग्रेस की और राज्य में बीजेपी की। तो ऐसे में राज्यपाल द्वारा जो है परेशान किया जाता है। बताइए कोई महत्वपूर्ण विधेयक का राज्यपाल कह देगा कि अरे हम तो भारत के राष्ट्रपति को भेजेंगे, भैया वो देखेंगे समझेंगे तब कुछ बता पाएंगे, तो आप जाके पूछिए कि भैया राष्ट्रपति महोदय ने देखा। ठीक है, तो इस तरीके से, अब चूंकि हम रिवीजन सीरीज में है तो इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे समझ लीजिए। इसके अलावा राज्यपाल मंत्री परिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब राज्यपाल की वीटो शक्ति, ठीक है, तो विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित 4 विकल्प होते हैं। पहला, विधेयक को अनुमति प्रदान कर दे। दूसरा, विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख ले। तीसरा, विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। लेकिन धन विधेयक के साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि धन विधेयक भैया इन्हीं से पहले पूछ के ही तो प्रस्तुत होता है ना, तो धन विधेयक के साथ ये नहीं कर सकते। लेकिन एक चौथी भी पद्धति है, वो क्या है? निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर ले। कहे कि भारत के राष्ट्रपति देखेंगे क्या क्या परिस्थिति है। पहला, विधेयक संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो, तो कह दे कि विधेयक संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, हमें ऐसा लगता है। देश के हित के विरुद्ध है, राष्ट्रीय महत्व का हो, यानी वो राष्ट्रीय महत्व का लग रहा है और अनुच्छेद 31 क के प्रावधानों से संबंधित हो और उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, इस तरह का कोई विधेयक है, तो तुरंत राज्यपाल महोदय कहेंगे कि भैया भारत के राष्ट्रपति देखेंगे तभी अब इस पे कोई काम होगा। ठीक है, तो इतनी बात हमने राज्यपाल की बात की। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की। तो जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री है, ठीक उसी तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री है। ठीक है, यही लिखा गया है। किसी राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया है। और अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। हालांकि राज्य के राज्यपाल बहुमत दल वाले नेता को ही मुख्यमंत्री के रूप में चुनते हैं और राज्यपाल मुख्यमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य क्या है, इसको देख लीजिए। तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है,
मंत्रियों को विभागों का वितरण करता है और बदलाव करता है, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, यही मुख्यमंत्री है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद तथा राज्यपाल के बीच सेतु का कार्य करता है। अनुच्छेद 167 क्या कह रहा है, देखिए अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन संबंधी विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को संसूचित करें, यानी उनको सूचना दे, और इससे संबंधित जो भी जानकारी राज्यपाल मांगे वो राज्यपाल को वो दे। ये मुख्यमंत्री का काम है। तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच सेतु की तरह कार्य करता है। इसके अलावा विधानसभा का सत्र बुलाने तथा उससे स्थगित करने के संदर्भ में राज्यपाल को सलाह देता है। मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल से विधानसभा को विघटित करने की सिफारिश की जा सकती है। सभा पटल पर सरकारी नीतियों का घोषणा करना, और मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ये समझ लीजिए, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, तो मुख्यमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद वो राष्ट्रीय विकास परिषद का ये सदस्य होता है, और मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख वक्ता होता है। हालांकि मुख्यमंत्री से जुड़े हुए बहुत अनुच्छेद संविधान में है ही नहीं, सारे अनुच्छेद तो राज्यपाल से रिलेटेड है। तो राज्य मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 163 के अनुसार उन कार्यों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग करता है, अन्य कार्यों में उसे सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यह प्रावधान किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अनुरूप ही राज्यों के मंत्रिपरिषद में भी हमने पढ़ा था ना, 3 श्रेणियां होती हैं। कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है और उप मंत्री होता है। तो कैबिनेट मंत्री क्या है, तो किसी विभाग का ये सर्वे सर्वा है, मतलब कोई भी विभाग है, गृह विभाग है, उसका सर्वे सर्वा है, ये मंत्री है। इसको सहायता देने के लिए हो सकता है गृह विभाग में 2 राज्य मंत्री रख लिए जाएं, ठीक है। इसी तरह से उप मंत्री होता है। अब यहां पर आपसे पूछा जा सकता है, उसको समझ लीजिए। पहली चीज है, हम जानते हैं कि ये फिक्स कर दिया गया है कि कुल जो विधानसभा की सदस्य संख्या है उसका 15% लोग ही मंत्री बनेंगे, ठीक है। और मिनिमम ये राज्यों के लिए कहा गया है कि 12 लोग तो मंत्री बनेंगे ही बनेंगे, उसके बाद 15% का प्रावधान रखा जाएगा। तो कुल सीटिंग जो विधानसभा की उसके 15% ही मंत्री बनेंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य, हम जानते हैं कि भारत में ऐसे 6 राज्य हैं जहां की विधानसभा भी है, विधानमंडल भी है। तो ये क्या कहा जा रहा है, एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है, तो पहले जान लीजिए कि कोई विधानमंडल का सदस्य है जिस राज्य में विधानमंडल है तो वो भी मंत्री बन सकता है, कोई जो विधानसभा का सदस्य है वो भी मंत्री बन सकता है, और कोई व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको विधानमंडल या विधानसभा में सदस्यता लेनी होगी। तो यहां लिखा है कि एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है उसे दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने, वो बोलने का अधिकार होता है। यहां पे समझ लीजिए, देखिए अगर अब हम केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र में क्या है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा से भी मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राज्यसभा का मेंबर हो तब भी मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि कोई मंत्री किसी भी सदन का सदस्य है तो उसे दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने, वो बोलने का अधिकार होता है। अब क्या है कि कोई मंत्री है राज्यसभा का सदस्य तो अपने सदन में तो बैठेगा ही, प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर भी देगा, लेकिन वो लोकसभा में बैठने आएगा। क्यों? क्योंकि मंत्री तो वही है, तो लोकसभा में भी तो उससे प्रश्न पूछा जाएगा तो वहां भी उसको जवाब देना होगा ना। तो वही लिखा है कि सदन कार्यवाही में बोलने का अधिकार होता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता है। तो अब भले आप मंत्री हैं, राज्यसभा के सदस्य, वोटिंग हो रही है लोकसभा में, तो आप थोड़े वोट देंगे, आप कहां वोट देंगे, जब राज्यसभा में वोटिंग होगी तब देंगे। तो मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य क्या है, तो ये राज्य कार्यपालिका शक्ति की वास्तविक प्रयोग करता है। मंत्रिपरिषद ही वास्तव में जो है एग्जीक्यूटिव की प्रधान है। ये राज्य प्रशासन के संचालन हेतु विभिन्न नीतियों का निर्माण करती है। ये राज्य की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं हेतु विकास योजनाओं का निर्माण आदि का कार्य करती है। तो ये हुई राज्य मंत्रिपरिषद। अब बात करते हैं राज्य महाधिवक्ता। तो जिस प्रकार से केंद्र में केंद्र सरकार को विधिक सलाह देने के लिए भारत के महान्यायवादी का पद है, ठीक उसी प्रकार से राज्यों को विधिक सलाह देने हेतु अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता नामक प्राधिकारी का प्रावधान किया गया है।
तो जो कार्य महान्यायवादी करते हैं केंद्र में, वही कार्य राज्यों में कौन करते हैं? महाधिवक्ता करते हैं। और ये जो महाधिवक्ता हैं ये राज्य के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हैं। तो पहली बात आपसे पूछा जाएगा कि जो राज्य का महाधिवक्ता है उसकी योग्यता, तो उसकी योग्यता यानी राज्य महाधिवक्ता वही व्यक्ति बनेगा जिसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता हो। तो वही व्यक्ति राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है जिसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। ध्यान से समझिए, वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ना हो लेकिन वो ये योग्यता रखता हो कि अगर वो चाहे तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है। और कौन नियुक्ति करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, जो राज्य का महाधिवक्ता है। और राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत इन द प्लेजर ऑफ गवर्नर के पद धारण करता है। अनुच्छेद 165(2) कहता है कि महाधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल द्वारा निर्देशित विषयों पर राज्य सरकार को विधिक सलाह दे। अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्य विधानमंडल, तो महान्यायवादी भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेता है, बोल सकता है। उसी तरह से इनको भी अधिकार है कि वो राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं, वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये विषय है। तो इस प्रकार से राज्य की कार्यपालिका को इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।